गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लास में जो मॉर्निंग सुबह 7 बजे होती है। आज बात करने वाले हैं 16 जून के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो एमसीक्यू के रूप में रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस भी रहेगा इस सेशन के अंदर। तो ये सेशन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स एसएससी हो गया, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बैंकिंग और स्टेट के अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज का सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यह है आज का पहला क्वेश्चन है। जून 2026 को पीएम मोदी और राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रोन्स ने भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर है और वहाँ पर भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस के एक शहर है निस, वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन व्याख्या की। तो क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति है एनुअल मैक्रोन के द्वारा जून 2026 के अंदर फ्रांस के निस शहर में पहले दे एक्सपो पोजिशंस निस, एक शहर में स्थित है, वहाँ पर भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन किया गया है। और ये इसका पहला ही संस्करण है जो पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बात कर ले इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम की, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये एक अनूठी पहल है भारत इनोवेट 2026। इसका उद्देश्य रहने वाला है कि भारत के जो भी डीप टेक है और इनोवेटर्स है, डीप टेक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स जो प्रमुख रूप से शिक्षण संस्थाओं में वैश्विक निवेश करते हैं, उनको और उद्योगपतियों को एक साथ जोड़ना, इन सभी को एक साथ जोड़ना है भारत इनोवेट 2026 का उद्देश्य है। ये 3 दिवसीय आयोजन है जो 14 जून से शुरू हुआ और 16 जून तक चलेगा। इसमें 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में अपने अत्याधुनिक नवाचारों का प्रदर्शन किया गया है। कितने? 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप के। ठीक है, अभी इससे पहले भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का भी आयोजन किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में किया गया था फरवरी 2026 के अंदर, तो इसको भी याद रखना। और अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? भारत इनोवेट 2026 का पहला संस्करण है फ्रांस के निस शहर में। अगला सवाल है, इंडिया एआई मिशन के सहयोग से अवतार एआई द्वारा लॉन्च किए गए हैं स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल्स। तो इसका क्या नाम रखा गया है स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल का? तो इसका नाम रखा गया है वारिया, ऑप्शन नंबर बी। ये इंडिया एआई मिशन के सहयोग से अवतार एआई द्वारा लॉन्च किया गया है स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल्स। इसका नाम रखा गया है वारिया। ये मॉडल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके सचिव है एस कृष्ण, उनकी उपस्थिति में नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। जगह याद रखना, नई दिल्ली के अंदर। ये भारत का पहला है डिजिटल वीडियो मॉडल, और ये वीडियो निर्माण की प्रक्रिया को 50 चरणों से घटाकर सिर्फ 4 चरणों में समेट देगा, यानी बहुत कम समय में ये वीडियो जनरेट करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इस एआई मॉडल की मदद से वीडियो बनाने का खर्च लगभग 48 पैसे प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसे छोटे व्यापारी हैं और जो कंटेंट क्रिएटर है और शिक्षकों के लिए पेशेवर स्थिति में वीडियो बनाना बेहद आसान रहेगा और सस्ता भी रहेगा, क्योंकि इसकी मात्र कॉस्ट आएगी 48 पैसे प्रति सेकंड आने वाली है। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? स्वदेशी है वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है, जिसका नाम रखा गया है वारिया। अगला है, रूस में आयोजित हुआ था ग्रेट सैंड मास्टर 2026, इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रूस ग्रैंड सैंडर मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन नंबर डी। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, विश्व प्रसिद्ध है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। उनके द्वारा हाल ही में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
ठीक है। बात करें इसकी कलाकृति का, तो इस कौन सी कलाकृति बनाई है, इसके द्वारा इनको हाल ही में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 दिया गया है। तो इनकी कलाकृति थी कि पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में इनको बांटा गया था। तो पहले हिस्से में तो उन्होंने पर्यावरण के विनाश यानी प्रदूषण, और दूसरे हिस्से में वृक्षारोपण के सतत जीवन के माध्यम से हरियाली और उम्मीद को प्रदर्शित किया गया है। तो इसी कलाकृति के लिए उनको हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया था, रूस का ग्रेट सैंड मास्टर कप 2026। और इनको 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। ठीक है, तो याद रखना इनके पद्मश्री के बारे में भी। अगला सवाल है, भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने अपनी कार्यकाल नहीं संभाला है, बट इनको नियुक्ति कर दी गई है भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में। तो ये बनाए गए हैं धीरज सेठ को, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में कौन है, तो ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त होगा। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल है धीरज सेठ, उनके द्वारा ये पदभार संभाला जाएगा थल सेना अध्यक्ष के रूप में, जिनका कार्यकाल रहेगा 31 अगस्त 2028 तक। और इनके साथ ये उप थल सेना अध्यक्ष यानी वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये कुछ अभी हाल ही में 2026 में नियुक्तियां हुई हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं, तो ये बने हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। ये भारत के थर्ड है सीडीएस। थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को बनाया गया है। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, नागेश कपूर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 5, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट कौन सा बना है। तो तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना है भारत, ऑप्शन नंबर सी। भारत बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट। पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे पे है चाइना। ठीक है, घरेलू क्षमता की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी है 78.4% कम लागत वाली एयरलाइनों के पास है। ठीक है, जो दुनिया के शीर्ष 5 बाजारों में सबसे अधिक है। भारत के एयरलाइन क्षमता की बात करें तो ये है 15.6 मिलियन सीटों तक पहुंच गई हैं घरेलू एयरलाइन की क्षमता के मामले में। भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, उड़ान योजना। इसके फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये हवाई क्षेत्र से संपर्क की योजना है। इसका उद्देश्य है कि हवाई क्षेत्र को काफ़ी किफ़ायती बनाना यानी कम लागत करना और सुलभ बनाना, जिससे कि आम नागरिक भी इसकी यात्रा कर सके हैं। ठीक है, तो भारत बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट। अगला है, सोलर वन पूर्वकालिक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह है जो किस देश ने सक्रिय किया है। सोलर वन इसको उपग्रह को सक्रिय किया है अमेरिका के द्वारा। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, और अब इसको वापस सक्रिय किया गया है अभी हाल ही में। सोलर एक पूर्वकालिक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा सक्रिय किया गया है। ये उपग्रह संचालन करने वाली एक वैज्ञानिक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल ओशिनिक्स एंड एटमोस्फेरिक और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं सोलर वन उपग्रह क्या है। तो इसका पूरा नाम तो याद रख लेना, स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशंस एट L1 टू एडवांस रीडनेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। तो ये मिशन कौन से स्थान पर यानी कहाँ रहने वाला है, तो ये जो पृथ्वी और सूर्य की एक मध्य एक बिंदु है जिसका नाम है L1 यानी लेग्रांज बिंदु है, वहाँ इसको स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्या नाम है, सोलर वंस। बात करें भारत के द्वारा भी एक सोलर मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है आदित्य L1। उसी के द्वारा उसी के समान ही है ये सोलर L1, जिसका कार्य रहेगा कि बिना किसी बाधा के सूर्य पर 24 घंटे निगरानी रखना।
ये इसका मेन कार्य है। सूर्य L1 का भी यही कार्य है और आदित्य L1 का भी यही कार्य है। ठीक है। सोलर 1 तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया है और आदित्य L1 भारत के द्वारा। अगला सवाल है, एंकर नामक मानव मस्तिष्क का सबसे विस्तृत 3D एटलस किस संस्था ने जारी किया है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे विस्तृत यानी 3D एटलस जारी किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो उसका क्या नाम है? एंकर। ये मानव मस्तिष्क स्टेम्स का दुनिया का सबसे विस्तृत यानी 3D एटलस जारी किया गया है एंकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है मद्रास यानी IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है। ये एंकर का फुल फॉर्म है, एक बार देख लेना। और इसका मेन कार्य रहने वाला कि एटलस इंसानी दिमाग के बिल्कुल एक नेविगेशन मैप और गूगल अर्थ की तरह काम करेगा, जो यूजर्स को पूरी मस्तिष्क संरचना को जूम करके व्यक्तिगत कोशिका यानी उसको व्यक्तिगत कोशिका के स्तर को भी देखने की अनुमति देता है। कौन सा? ये एंकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। अगला सवाल है, केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर रहेगा ओडिशा राज्य। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये केजी से लेकर पोस्ट यानी पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए ऐतिहासिक घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है ओडिशा के? ये मोहन चरण मांझी नहीं है। ठीक है। सॉरी, मोहन चरण मांझी है ना, अभी लेटेस्ट बनाए गए अभी हाल ही में। सॉरी, मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है, जिन्होंने 12 जून 2024 से ही इन्होंने पदभार संभाला था। यानी के द्वारा भी हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मुफ्त और सार्वभौमिक शिक्षा नीति पर आधिकारिक ऐलान किया गया था। ठीक है। और ऐसा व्यापक और विस्तृत कदम उठाने वाले ओडिशा देश का पहला राज्य बना है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है। जून 2026 अभी हाल ही में इन्होंने मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला है। बात करें इसके योजना के बारे में, क्या है ये योजना? तो जो भी स्कूल बच्चों को पहली बार स्कूल जाने यानी केजी से लेकर मास्टर तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। ये केवल सरकारी स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर ही लागू रहेगा, यानी प्राइवेट संस्थाओं पर लागू नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें किसी तरह की फीस नहीं लगेगी, जैसे एडमिशन फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है और परीक्षा शुल्क होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा, और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। अगला सवाल है, डीआरडीओ के एडवांस वेपन सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये डीआरडीओ का एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, इसका उद्घाटन किया गया हाल ही में हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी। ये रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है डीआरडीओ की प्रयोगशाला डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन किया गया था। एडवांस वेपन्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये अत्याधुनिक सुविधा अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन की स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों, वायु रक्षा उपकरणों और उन्नत हथियार तकनीकों के एकीकरण, असेंबली, परीक्षण और योग्यता को प्रक्रिया को और गति देगा। कौन सा? एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स, जो तेलंगाना के हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसी के उद्घाटन के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र का भी जिक्र हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी मिशन सुदर्शन चक्र पर, जो देश के सैन्य और नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ये एक मजबूत 3 लेयर मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी। कौन सी? मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है। इसके लिए देश और सैन्य जो भी नागरिक संपत्तियां होती है उसकी सुरक्षा के लिए।
अगला सवाल है, ऑपरेशन मिलाप किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन मिलाप अभी हाल ही में चलाया गया था गुजरात पुलिस के द्वारा, अभी लेटेस्ट। तो मिलाप, ऑपरेशन मिलाप ये चलाया गया था गुजरात पुलिस के द्वारा, अभी हाल ही में था। और उससे पहले दिल्ली में भी चलाया गया था। ये अभियान जो भी लापता बच्चे हुए हैं उनको और महिलाओं और व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें अपने परिवार से मिलाना, ये गुजरात पुलिस का अभियान था जो मई से लेकर जून 2026 तक चला। इसका शुरुआत हुई थी गुजरात पुलिस के द्वारा 7 मई से, जो 1 महीना का राज्यव्यापी रखा गया था ऑपरेशन मिलाप। उसके तहत एआई का उपयोग करके मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया ट्रैकिंग के मध्य से लगभग 1470 लापता लोग थे, उनको अपने परिवार को सौंपा गया था। इसकी मदद से, ऑपरेशन मिलाप की मदद से, जो गुजरात पुलिस के द्वारा भी चलाया गया है और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी चलाया गया है विशेष अभियान। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।